मेरा नाम डॉक्टर उदेश शाह है। 95 में मेरा 5.5 साल का जो मेडिकल एजुकेशन था वो ख़त्म हुआ। फिर 2.5 साल मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में जॉब किया। फिर मैंने CCH और CGO वाडिया हॉस्पिटल में किया था। मेरा बड़ा भाई MBBS अमरावती में किया और उसके बाद में MS उसने JJ हॉस्पिटल में और ऑन्कोलॉजी टाटा हॉस्पिटल में किया। एक 6 महीने का उसका यहाँ पे भी एक इंटर्नशिप के ऐसे था साइन हॉस्पिटल में इन द बर्न डिपार्टमेंट, राइट। सो मेरी जो फर्स्ट विजिट यहाँ पे हुई थी आज से 32 साल पहले, 32 इयर्स बैक, जब मेरी मम्मी को एडमिट किया गया था डोंबिवली में। वो बहुत सीरियस हो गई थी और एम्बुलेंस में यहाँ पे लाया गया था। और 2-3 दिन रहने के बाद यहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो बच नहीं पाए, शी डाइड। तब मैं बहुत छोटा था, समझ भी नहीं आया कि उनकी डेथ कैसे हुई। जैसे बड़ा हुआ तो मैंने पूछना शुरू किया तो किसी ने कहा कि किडनी फेल हुई, किसी ने कहा उनको कैंसर था, किसी ने कहा उनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, इविल एनर्जी का इम्पैक्ट था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि समझ भी नहीं आया कि कोई आदमी मरता है और उसका कॉज कैसे फाइंड आउट किया। बिकॉज जब डेथ सर्टिफिकेट दी गई थी तो उसमें कॉज लिखा नहीं था कि डेथ किसके वजह से हुई थी। तो उस वक्त से मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर होऊंगा और उसके बाद मैं रिसर्च करूंगा। तो वैसे करते करते मैंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया वर्सोवा वेलफेयर अंधेरी में, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद जब एलोपैथी की काफ़ी ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एलोपैथी की जो भी हमारी ट्रीटमेंट है या जो भी डायग्नोसिस है वो बॉडी और माइंड लेवल पे होती है। जो हम साइकोसोमेटिक कहते हैं या हम जो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इसके ऊपर जो हमारा डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक है या एंटी डायबिटिक है या एंटी हाइपरटेंसिव, जो भी मेडिसिन है, इट्स ऑन द बॉडी एंड माइंड लेवल। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि कॉज उसके भी कहीं तो भी पीछे है। और उस चक्कर में हमने एक ट्रस्ट फॉर्म किया, लाइफलाइन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रस्ट स्टार्ट किया था 93 दिसंबर में। 60 कैंसर के पेशेंट को हम पंचगिनी लेके गए थे और वहाँ पे 3rd स्टेज के ज़्यादा थे और 4th स्टेज के 2-3 थे। 1 महीना उनको डाइट, मेडिटेशन और हीलिंग पे हमने रखा था, 1 महीना फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट। और जब एंड ऑफ द मंथ में हम उनको टाटा हॉस्पिटल लेके आए, उनको री इन्वेस्टिगेट करवाया, तो उसमें 60-70% पेशेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट मिला। फिर हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाटा के डॉक्टर्स आए थे, फिर इवन सुनील दत्त जी आए थे और उन्होंने एक एक पेशेंट्स का इंटरव्यू सुना कि भाई कितनी बड़ी काट थी, कैसी छोटी हो गई। ये थेरेपी जो हमने यूज़ की थी उसको घर्षण थेरेपी कहते हैं। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे GERSON, घर्षण थेरेपी, अमेरिकन की ये 3rd जनरेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है। उसमें वो कहते हैं कि कोई भी पेशेंट्स को अगर आप डाइट पे रखोगे, मेडिटेशन, हीलिंग पे रखोगे, तो वो धीरे धीरे रीजनरेटिव प्रोसेस में आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बेस पे हमने स्टार्ट किया और हमको बहुत सक्सेस मिला। तब से लेके आज तक 22 साल हुए हम कंटिन्यूसली उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं। हर महीने हमारा पंचगिनी में कैंप होता है, रिट्रीट होता है, हम पेशेंट्स को यहाँ पे लेके जाते हैं। पहले 1-1 महीने का होता था, अब 3 दिन 5 दिन ही हम रखते हैं, बिकॉज हमारे पास भी थोड़ा टाइम कम है। परसों ही मैं ऋषिकेश से आया, वहाँ पे भी हमने वैसा ही एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था 5 दिन का। तो अभी हम पूरे इंडिया में ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन मैं अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, दुबई, नायरोबी, बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी मैंने वही सिस्टम को अपनाया। हम बिल्कुल एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं है, बिकॉज मैं खुद एलोपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि पैरेलली, सपोर्टिवली, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है, हमको उसको भी ऐड करना चाहिए हमारी लाइफ में, ताकि दोनों ट्रीटमेंट को साथ साथ में चलेगी तो मुझे लगता है रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे जब मैं हीलिंग में आया था तो सबसे पहले पेशेंट मेरे फादर थे, बिकॉज ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड ही वॉज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। तो उसके वजह से उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो गया था। तो जैसे मैंने उनकी हीलिंग की बगैर उनको बताया तो 3-3.5 महीने लगे मुझे उनको हीलिंग में, और उनकी सिगरेट और दारू छूट गई। और जैसे वो छूट गई, मैंने उनकी मेडिसिन टेपर की, धीरे 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 उनकी दवाई छूट गई। तो बाद में उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि बाद में मैंने बताया कि पापा आपके ये सिगरेट अल्कोहल छूटा है, वो ये हमारी हीलिंग की वजह से छूटा है। तो एक चीज़ हम समझ गए, अगर मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। हम 2 चीज़ों में डिवाइडेड हैं, एक हम एनर्जी में डिवाइडेड, एक मैटर फॉर्म में डिवाइडेड है। मैटर फॉर्म में हमारी यहाँ पे ये ट्रीटमेंट काम करती है, मेडिसिन काम करती है, और एनर्जी फॉर्म में मेडिटेशन, हीलिंग काम करती है। जैसे अगर आप पंचकर्मा के लिए जाओगे या केरला मसाज के लिए जाओगे तो वो एक्चुअली एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। नो डाउट वो बॉडी मसाज ये सब करते हैं, लेकिन होता क्या है
हमारे बॉडी में कुछ कंजेशंस होते हैं। जैसे हम मेडिसिन में ये मानते हैं कि हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बाद हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं, ये हम मेडिसिन में मानते हैं। लेकिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस के पीछे चक्रस होते हैं, एनर्जी के चक्रस होते हैं। जैसे ये पंखा कैसे घूमता है, हवा देता है, वैसे हमें समझ में आया कि चक्रस होते हैं हमारे शरीर में, जो आयुर्वेदिक शास्त्र ने जैसे नाड़ी बताया 72,000 नाड़ीज होते हैं, वैसे वो नाड़ी को भी कंट्रोल करने वाले चक्रस होते हैं। पहले के जो संत साधु गुरु थे वो लोग जंगलों में जाके चक्र की साधना करते थे, चक्र मेडिटेशन करते थे, तो वो 100 साल 150 साल फिट रहते थे, उनको कोई बीमारियाँ कुछ भी नहीं होती। तो वो सिस्टम को हमने इंटीग्रेट किया, हमने मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों को इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पे मेडिसिन काम करती है, यहाँ पे मेडिटेशन काम करता है, क्योंकि एक इनविजिबल जो चीज़ें होती है, जैसे आपका माइंड है, कैन यू सी द माइंड, कैन यू सी द माइंड, यू कैन नॉट सी, यू कैन सी द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर क्या है, माइंड होता है, राइट। जब हम पैदा होते हैं तो ब्रेन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ बॉर्न होता है, इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, NLP कहते हैं। समझ में कि बच्चा सेंसेशंस को ज़्यादा समझता है, टच को समझता है, स्मेल को समझता है, राइट। तो धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है उसका जो सेंसेशंस है वो धीरे धीरे माइंड की तरफ जाता है। पहले बॉडी की सेंसेशंस होते हैं, फिर माइंड के सेंसेशन से वो होता है, बिकॉज पेरेंट्स उसको लॉजिकली समझाते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, इस तरह से रोड क्रॉस करना है, कपड़े पहनने हैं, बगैर कपड़े घूमना नहीं है, ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है। तो वो धीरे धीरे उसका माइंड, एनालिटिक माइंड डेवलप होता है, क्योंकि फिर स्कूल में जाता है, एनालिटिक माइंड डेवलप होता है। उस वक्त अगर बच्चे को जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स डाल दिया, नेगेटिव इमोशंस अगर उसके अंदर डाल दिया, वो उसको पकड़ लेता है और फ्यूचर में वो उसका साइकोसोमेटिक डिजीज का एक मूल कारण हो जाता है। समझ में है ना, जैसा फियर है, फोबियाज है, ये सारी चीज़ें बचपन में ही हम पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों के अंदर डाल देते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उसका जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल्स कंडक्शन है, वो वीक हो जाता है। तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, कफ कोल्ड आपने देखा रहेगा, बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक रहती है, बिकॉज उसको डाइट पे भी हम गाइड नहीं करते, हम उसको ज़्यादा करके वो देते हैं जो जंक फूड होता है या क्विक फूड होता है, समझ, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो वो बच्चों को क्या होता है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, डाइजेस्ट नहीं करती, एसिमिलेट नहीं कर सकती, एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। तो ये सेकेंड कॉज हुआ। फर्स्ट कॉज कौन सा है, थॉट का, जो हम उसके अंदर डाल देते हैं। दूसरा कॉज कौन सा है, डाइट का, कि हम उसको गलत आहार देते हैं। पहले के जो पूर्वज थे वो हमको शीरा खिलाते थे या गर्म खाना खिलाते थे, तो उसके वजह से हमारी बॉडी फिटनेस ज़्यादा होती है। तीसरा जो कॉज होता है वो बेसिकली हम उनको टॉक्सिक ज़्यादा करते हैं, मतलब उसका जो भी मेडिकेशंस है बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप होने नहीं देते। जैसे उसको कफ कोल्ड हुआ, इमीडिएटली हम उसको क्रोसिल, मेटासिल, विकोरिल, ये जो भी है, या मॉक्स, एंटीबायोटिक जो भी है, बहुत जल्दी दे देते हैं। सो उसका जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसको डेवलप होने नहीं देते। तो उसका जो WBC है या उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत ही वीक होता है, समझ में कि नहीं, राइट। इवन जब प्रेगनेंसी के वक्त वुमेन 9 मंथ ज़्यादा करके सप्लीमेंट्री फूड पे ज़्यादा, सप्लीमेंट्री मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड होती है, जो आयरन के हम देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसको नेचुरल आयरन नहीं मिलता है। नेचुरल आयरन कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल से, फ्रूट से मिलता है, राइट। लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली देते हैं। मतलब ये थर्ड कॉज है कि बच्चे को इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होने नहीं देना, समझ में। फर्स्ट इज अ थॉट, second is a diet, third is not allowing the resistance immunity system to develop। ये तीसरा कॉज है। तो हम अगर इसमें देखेंगे, हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, बॉडी का एक सेल है। इस सेल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, और दूसरा ये न्यूक्लियस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं। दो चीज़ समझ में आए, एक क्या होती है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब अगर उस बच्चे के अंदर नेगेटिव एनर्जी का स्टोरेज है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लो इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट करता है। अब मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस मिलती कहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलती है। जो हम मेडिकली कहते हैं कि ये
ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये एनर्जी लेवल यहाँ से डेवलप होती है मेडिकली। स्पिरिचुअल वाले उसको ऑरा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। समझ में कि नहीं? हम जो रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं कि इंसान का रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। अब इसकी अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इसके न्यूक्लियस में से भी नेगेटिव मेमोरी का आउटबर्स्ट होता है। तो नेगेटिव मेमोरी का आउटबर्स्ट होने की वजह से सब नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मतलब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स ने 9 मंथ के अंदर जो भी नेगेटिव, उसके अंदर एक नेगेटिव विचार डाले हैं, डिप्रेशनल थॉट्स डाले हैं, या बॉर्न होने के बाद जो फियर क्रिएट किया है उसके फ्यूचर के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उसके जेनेटिक से वो बाहर निकलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं। इसलिए आजकल आपने देखा जुवेनाइल डायबिटीज होता है, राइट? अर्ली एज में अस्थमा होता है, जो भी एलर्जी कंडीशंस होते हैं, राइट? ये क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो एक सिस्टम होता है ना, वो परफेक्टली काम नहीं करता है। वो कहीं कहीं डिसअलाइनमेंट हो गया है, बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स आते हैं और वो उसको निकाल नहीं पाता है, तो टॉक्सिन अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे टॉक्सिन अक्यूमुलेट हो गए तो उसका कहीं ना कहीं पहले तो एनर्जी कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एनर्जी अक्यूमुलेट होता है, नेगेटिव एनर्जी अक्यूमुलेट होता है। और ज़्यादा टाइम तक अगर वो एनर्जी एक्यूमुलेट हो गया तो वहाँ पे फिर उसका एक मैटर फॉर्म क्रिएट होता है। मतलब हमारी डिजीज 3 कंडीशन में होती है। पहले फंक्शनल डिजीज क्रिएट होती है। कौन सी डिजीज क्रिएट होती है? फंक्शनल। हमने रिपोर्ट्स में, ब्लड रिपोर्ट में या हर रिपोर्ट्स में हम जो पैरामीटर लिखते हैं ना, हेमोग्लोबिन 11 से 16 चाहिए, या शुगर इतने से इतना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतने से इतना चाहिए, क्रिएटिनिन इतने से इतना 1.5 तक चाहिए, जो हम पैरामीटर्स देते हैं, जो रेंज देते हैं, ये फंक्शनल डिसऑर्डर का एक इंडिकेशन होता है। हम बोलते हैं रिपोर्ट तो नॉर्मल है, इसका एमपी स्मीयर तो नॉर्मल है, मलेरिया तो दिखा नहीं रहा, लेकिन मलेरिया के सिम्टम्स हैं। मॉन्टूस टेक्स करते हैं तो हम बोलते हैं अरे रिपोर्ट में तो नहीं आया, लेकिन इसको सिम्टम्स तो वही है, तो हम 183, 184 शुरू कर देते हैं। समझ में कि नहीं? मलेरिया का रिपोर्ट नहीं आता है तो भी हम डायरिया को दे देते हैं। तो ये क्यों होता है? मतलब समवेयर पैथोलॉजिकल स्टेट के पहले फंक्शनल डिजीज होता है, जो हम मेडिकल में जल्दी पकड़ नहीं सकते उसको। अरे बेटी, हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंट करने के लिए आपको अर्ली स्टेज पे कैच करना पड़ेगा डिजीज, जो हम नहीं कर पाते, चाहे वो कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, या जो भी है। अर्ली स्टेज में कैंसर करने के लिए हमको एनर्जी लेवल पे डायग्नोसिस करना पड़ेगा। लेटर स्टेज ऑफ बीमारी के लिए हमको ब्लड, यूरिन, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन पकड़ना पड़ेगा। अरे गेटिंग द डिफरेंस? समझ में? तो यहाँ पे अगर हमने उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मेडिटेशन या हीलिंग से एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया, तो धीरे धीरे उसका नेगेटिव से पॉजिटिव कंडक्शन हो जाता है। मतलब जो नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर थे, कफ, कोल्ड, फीवर, डायबिटीज या अस्थमा या एलर्जी जो भी थे, अब क्या होगा? अब पॉजिटिव, अब उसकी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगी। बट वी हैव टू गिव टाइम टू इट। हम देख नहीं सकते बच्चा बीमार है ज़्यादा, उसको स्कूल बंद करना चाहिए, इसलिए हम उसको जल्दी मेडिकेशंस दे देते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं कि नहीं फटाफट ठीक होके वो स्कूल जाना शुरू करे। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे एनर्जी लेवल है ना, वो वीक होते जाते हैं एंड नाउ इज मोर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। धीरे धीरे क्या होता है, वो 25-30 साल तक होने तक उसकी सारी एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो जाते हैं। फिर हमको उसको स्टेरॉइड्स पे रखना पड़ता है अगर लेटर ऑन कभी भी उसको कोई बीमारी हुई तो। हम जो भी वाइसेलॉन, प्रेडनिसोल, ये जो भी देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है, उसका जो ओरिजिनल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन था वो खत्म हो गया। डिफरेंस समझ में है कि नहीं? ये अर्ली स्टेज में कैंसर क्यों होता है? बोलता है इतना छोटे बच्चे को कैंसर, वो कहाँ तंबाकू खाता है, वो कहाँ पे कुछ बाहर का ये खाता है। हम जो बोलते इतने छोटे बच्चे को डायबिटीज कैसे हुआ, उससे थोड़ी कोई शक्कर का खाया। तो समवेयर हमें एक चीज़ आप समझ लेनी है कि मैटर फॉर्म में ओवरनाइट डिजीज कभी नहीं होती है। रात को कोई आदमी सोता है, सुबह उसको बीमारियाँ नहीं होती है। कुदरत ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है कि 3-6 महीने तो मिनिमम लगते हैं कोई एक क्रॉनिक बीमारी को बाहर निकालने के लिए। अरे बैठी है, ऐसा नहीं कि रात को सोया और सुबह कैंसर की इतनी बड़ी गांठ हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। कि रात को सोया और सुबह डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं है। उसका फंक्शनल डिसऑर्डर था, लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर में हम उसको पकड़ नहीं पाए। दैट वाज आवर ड्रॉबैक। हमें लग रहा था ये तो रेंज में है। जब कोई पेशेंट फुल बॉडी चेकिंग करता है, हम उसके सारे ब्लड, यूरिन, एक्सरे जब चेक करते हैं तो हमको लगता है तो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हेडेक है, कहीं ना कहीं उसको वर्टिगो है, कहीं ना कहीं उसको बैक पेन है, लेकिन वो कोई रिपोर्ट्स में नहीं आता।
समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे हमें एनर्जी लेवल पे उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जैसे हमने एनर्जी लेवल पे ये डायग्नोसिस किया, ये चक्र लेवल पे डायग्नोसिस किया, तब हमें समझ में आता है कि कौन से चक्र के डिस्टर्बेंस की वजह से करस्पॉन्डेंस हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। बिकॉज हर चक्र जो यहाँ पे है, उस चक्र के आगे कोई ना कोई सिस्टम ऑर्गन कनेक्टेड होती है। आप समझ में है कि नहीं? हमारा जो एनाटॉमी था मेडिकल साइंस में, वो फिजिकल एनाटॉमी था, एनर्जी एनाटॉमी नहीं था। हमने फिजिकल एनाटॉमी और एनर्जी एनाटॉमी को कंबाइन किया है, तब जाके हमें समझ में आया कि ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है, ये सारे चक्र बेस्ड है। जैसे अभी यहाँ का पंखा घूमता है, आपको हवा आ रही है, पीछे का पंखा नहीं घूमता तो आपको हवा नहीं आएगी। तो ये सारे चक्र ऑसिलेट होते हैं, घूमते रहते हैं। कोई भी चक्र वीक हो गया, फॉर एग्जांपल बच्चे का ये चक्र वीक होता है, इसलिए उसको थ्रोट इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है। उसका ये हार्ट चक्र भी थोड़ा वीक होता है, ये चक्र वीक होता है, इसलिए उसको लंग्स इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। और ये दो वीक क्यों होते हैं? क्योंकि उसका डाइजेशन वीक है, हम उसको जंक फूड ज़्यादा देते हैं, यहाँ से एनर्जी ऊपर जाती है, लेकिन यही एनर्जी वीक है, उसके स्टमक में ही एनर्जी वीक है। हम उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सूप, ये सब सलाड्स ये नहीं देते हैं। तो जो जंक फूड हम देते हैं, इसके वजह से एनर्जी जो आती है वो स्टक हो जाती है। स्टक होने की वजह से ये वीक हो जाता है और माइंड पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है। मतलब यहाँ हाइपर एनर्जी है और यहाँ पे लो एनर्जी है। ये चक्र ज़्यादा फास्ट घूमता है। आपने देखा आजकल के बच्चे कितने फास्ट थॉट वाले होते हैं। वो लोग कैसे आपका मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट ऑपरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये जो ऑसिलेशन है ना, ये आपसे 30% फास्ट है। इसलिए हम उसको इंडिगो चाइल्ड कहते हैं। इंडिगो चाइल्ड का मतलब होता है हाइपर चाइल्ड। उसका फिजिकल भी अगर आप देखोगे तो बहुत वीक होता है, वो ज़्यादा चलना फिरना पसंद नहीं करता, उसको ऑटो चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, राइट? क्योंकि इसका ये चक्र वीक है, ये दो चक्र उसके बहुत वीक है करके। और हम उसको जो वाटर भी देते हैं, वो ज़्यादा करके हम उसको फिल्टर वाटर देते हैं, गर्म करके देते हैं, तो उससे भी इसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं होता है। ये जो चक्र है, साइकिल चक्र, ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर बच्चे को पहले से ही कोई भी पानी पिला हुआ तो उसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा होगा, उसकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन हम उसको बचपन से ही बोलते हैं ना, उकाला हुआ पानी देते हैं, गर्म करके देते हैं, तो फिर बाहर कहीं पे भी गलती से पानी पी लेगा, जूस पी लेगा तो बीमार पड़ जाता है। आपने रास्ते के जो बच्चे रहेंगे उनको देखा ना, कहीं पे भी नल पे मुँह लगा के पानी पीते हैं, बिकॉज उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया कि नहीं? हम एक तरह से उनको जंक फूड देते हैं और दूसरी तरह से उनको ये फिल्टर वाटर देते हैं। मतलब कहीं से भी उसके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप होने के चांस ही नहीं देते, राइट? बच्चों को क्या कराना चाहिए? उनको नेचुरल फ्रूट ज़्यादा दो, उसको कोई भी पानी पिलाओ, कोई प्रॉब्लम। शुरू में उसको एक दो बार तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, बिकॉज मेडिटेशन से इसका माइंड ट्रैंक्विलाइज होएगा। हम बोलते हैं ना, शरीर मन का गुलाम है। ऑल द साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहाँ से होते हैं? साइकोसोमेटिक डिजीज कहाँ से होते हैं? कहाँ से होते हैं? माइंड से ही होते हैं ना। तो पहले ही अगर बच्चे को माइंड ट्रैंक्विलाइज कराना सिखा दे, क्योंकि इसका माइंड स्टिमुलेटेड है, इसका जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, कंडक्शन है, बहुत फास्ट है, उसके जो नर्व सेल्स है बहुत फास्ट है। तो बच्चे का जो ब्रेन की एक्टिविटी है ना, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए अगर आप मेडिटेशन करोगे या आप हीलिंग करोगे तो आपको देख के भी वो करेंगे। आज मेरे भी दो बच्चे, एक लड़का है, लड़की है, वो बचपन से हमको पेरेंट्स को देख के ना वो भी मेडिटेशन करते, वो भी हीलिंग करते, क्योंकि उन्होंने देखा, राइट? तो पहले अगर आपने उसको मेडिटेशन सिखा दिया तो उससे क्या होगा? उसका मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन सब बढ़ जाएगा। आज उसकी मेमोरी भी क्यों डिस्टर्ब है? बिकॉज हाइपर जब माइंड होता है ना, लॉजिकल माइंड ज़्यादा चलता है, तो कोई भी रीड किया हुआ कंटेंट सबकॉन्शियस में नहीं जाता, वो फिल्टर हो जाता है, वो जैसे पढ़ा वैसे बाहर निकल जाएगा। हम बोलते हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। पढ़ाई में ध्यान कब देगा? जब उसका माइंड शांत रहेगा, माइंड एकदम कूल है, काम रहेगा, तब पढ़ाई का कंटेंट अंदर जाएगा। डिफरेंस समझ में है कि नहीं? राइट? अभी आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए मेरी बात आपके अंदर जाती है, अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। लेकिन अगर आपका माइंड भी अभी और कहीं चलता होगा तो आपको मेरी बात समझ भी नहीं आएगी और आप उसको याद भी नहीं रख पाओगे। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? तो उसका माइंड पहले ट्रैंक्विलाइज करना सिखाओ, उसको मेडिटेट करना सिखाओ, उसको फूड भी इतना ऑर्गेनिक या उसको फाइबर इंटेक ज़्यादा दो जो डिटॉक्सिफिकेशन करे।
हम उसको उल्टा फूड देते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, राइट। और उसका जो फूड होता है ना, वो बीटा फ्रीक्वेंसी की वेव्स क्रिएट करता है। जंक फूड बीटा फ्रीक्वेंसी की वेव्स क्रिएट करता है, हाइपर माइंड भी बीटा फ्रीक्वेंसी की वेव्स क्रिएट करता है। नॉर्मली हमारे जो भी ऑर्गन सिस्टम या हार्मोन्स है ना, वो अल्फा लेवल की एक्टिविटीज पे ही काम करते हैं। अब डिफरेंस समझ में आया आपको कि हम जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं? महिलाओं को भी जितने भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। समझ में कि नहीं? जब आप अपना माइंड को ट्रैंक्विलाइज करोगे, आपके अंदर जो तरंग निकलेगी, जो वेव्स निकलेगी ना, इट विल बी अल्फा लेवल वेव्स, जो हम मेडिटेशन में सिखाते हैं या रेकी हीलिंग में या प्राणी हीलिंग में या योगा प्राणायाम में, ये सारी अल्फा लेवल की हीलिंग्स होती है, राइट। लेकिन डीपर लेवल की और हीलिंग करोगे, जैसे हम उसको साइकिक सर्जरी कहते हैं या करुणा हीलिंग कहते हैं, तो वो थीटा और डेल्टा लेवल में भी आप जा सकते हो अगर आप जेन्युइनली चाहे तो, राइट। इट्स योर चॉइस। तो जैसे और थोड़ा आगे देखते हैं, हमारे जो भी ये चक्रस है, ये चक्रस हमारे थॉट्स और सिस्टम से जुड़े हैं। हमारी जितनी भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी है, ये जो भी हमारी सिस्टम्स है, ये सारे अलग अलग देखो चक्र से जुड़े हैं। आपका जो भी चक्र वीक है, करस्पॉन्डेंस भी आपकी सिस्टम वीक है। डिफरेंस समझ में आएगा कि नहीं, राइट। अगर आपका ये थ्रोट चक्र वीक है, आपको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा है। आपका हार्ट चक्र वीक है, तो आपका थाइमस वीक होने के चांसेस ज़्यादा है। आपका ये मणिपुर चक्र अगर वीक है, ये चक्र वीक है, तो आपको पैनक्रियास के प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम और स्प्लीन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ये सैक्रल चक्र अगर वीक है, तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम, फाइब्रॉइड हो सकता है, आपको फेलोपियन ट्यूब का इशू हो सकता है, आपका यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, ओवेरी का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपका ये रूट चक्र, मूलाधार चक्र अगर आपका वीक है, आपको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइल्स का हो सकता है। समझ में कि नहीं? मेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको फिशर्स हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम करस्पॉन्डेंस चक्रस के और कुछ नहीं है। आप मेडिकेशन लो टू नलिफाई द सिम्टम, और आप मेडिटेशन और हीलिंग करो टू क्लियर योर कॉज और इफेक्ट दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। सिर्फ इफेक्ट निकालने से नहीं होगा। हम नॉर्मली मेडिसिन में ये कहते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उसको हमेशा दवाई खानी पड़ती है, राइट। नॉर्मली इससे क्यों? क्योंकि इफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसको मेडिकेशन से डायलेटेशन करना पड़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, तो उसको वेसल्स को डायलेट करके उसको सस्टेन करना पड़ता है, राइट। उसको शुगर लेवल ज़्यादा है, तो मेडिसिन दे के उसको ट्रैंक्विलाइज करना पड़ता है, बट इट इज़ ऑल केमिकल बेस्ड, राइट। उसके साथ अगर हमने एनर्जी बेस्ड को भी, योगा प्राणायाम हीलिंग मेडिटेशन को अगर हमने इंटीग्रेट किया, तो मुझे लगता है हमारा काफ़ी हद तक डोजेस कम पड़ जाएंगे। मे बी विल नॉट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मेडिसिन, लेकिन एटलीस्ट हमें जो डायबिटिक में नेफ्रोपैथी होता है या रेटाइनोपैथी होता है, ये सब चीज़ें नहीं होगी, हमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ नहीं होगा। समझ में कि नहीं, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ लास्ट में। हमारा जब डाइजेशन बिगड़ता है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी की, राइट। सबसे पहले एसिडिटी होती है। एसिडिटी में क्या होता है? हमारा पीएच लेवल बिगड़ जाता है, राइट। हम फिर क्या करते हैं? ठंडा दूध पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? ठंडा दूध क्या करता है? वो म्यूकस कोटिंग करता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो धीरे धीरे वो म्यूकस कोटिंग की वजह से एसिड का जो जलना है ना, वो टेम्पररी तो कम हो जाता है, टेम्पररी कम होता है। हमें लगता है ये परमानेंट है, नहीं, लेकिन टेम्पररी कम हो जाता है। उसके बाद हम जो भी नींबू पानी वगैरह पीते हैं, वो अल्कलाइन होता है, तो वो उसको एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करता है, तो ये टेम्पररी वो भी कम हो गया। लेकिन अंदर अंदर जो एसिड है, धीरे धीरे वो अल्सरेशंस क्रिएट करता है, स्टमक के अंदर अल्सरेशंस क्रिएट करता है, या तो स्टमक में या डिओडिनम में कहीं ना कहीं वो अल्सरेशंस क्रिएट करता है। और अल्सरेशंस को जब हम एंटासिड से सप्रेस करते हैं, कोई भी रेंटेक दो या जिंटेक जो भी दो, धीरे 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 वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको प्रोसेस समझ में आया कि पहले कैसे एनर्जी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस के वजह से एसिड क्रिएट होता है। एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड को सप्रेस किया तो क्या हो गया? एक अंदर अल्सर सॉलिड फॉर्म हो गया। सॉलिड को भी सप्रेस किया तो हार्ट स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन हो जाता है, और फिर वो कैंसर हो जाता है, राइट। हम कैंसर होने के बाद उस ट्यूमर को निकाल देते हैं, उस पार्ट को निकाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉज अभी भी रह गया। इफेक्ट निकाल दिया, कॉज अभी भी रह गया। जब तक कॉज रहेगा, फिर से रिकरेंस ही रहेगी, चाहे वो मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, कुछ भी है। यू हैव टू रिपोर्ट द कॉज, एंड कॉज
नॉर्मली इट इज़ आइदर इन द माइंड और ड्यू टू डाइट, रॉन्ग डाइट, या तो ज़्यादा करके हमारी जो बोलते हैं ना आहार विहार विचार व्यवहार, इट्स ऑल द टाइप्स ऑफ जो भी हमने लॉज ऑफ नेचर को बिगाड़ा है, दैट इज़ द मेन कॉज। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू रिगेन द सिस्टम। फूड का सिस्टम आपको रिगेन करना होगा, मेंटल सिस्टम को आपको रिगेन करना होगा, तब जाके आपकी फिजिकल बॉडी हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। हम बोलते हैं ओबेसिटी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, इतना डाइट कंट्रोल करने के बाद भी वजन क्यों कम नहीं होता है? बिकॉज डाइट से सिर्फ आपका क्या होता है कि बॉडी के कुछ हद तक 20-30% फैट कम होते हैं, लेकिन जो अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस है, वो जो हमारा वेट बढ़ाते हैं, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस फंक्शनल लेवल पे करते हैं। बिकॉज T3, T4, TSH चेक करने के बाद भी लगता है थायराइड तो नॉर्मल है, फिर भी इसका वेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज फंक्शनली थायराइड डिस्टर्ब है, पैथोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं है, राइट? आप ऐसे कंडीशन में एरिथ्रोक्सिन या कोई मेडिसिन भी नहीं दे पाओगे, बिकॉज रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसको, राइट? तो फंक्शनली आपको उसको नॉर्मल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे आपने एनर्जी लेवल का उसको नॉर्मलाइजेशन किया, तो उसके जो भी थॉट्स, वर्ड्स, जो भी हैबिट में जो भी गड़बड़ है, वो सब नॉर्मल हो जाएंगे और उसकी डिजीज कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। वापस ये विल बी इनटू अ नॉर्मल। ये ओल्ड एज में नॉर्मली हमारा हेल्थ का स्टेटस जो डाउन होता है, वो क्यों होता है? यहाँ तक हमारा ठीक है, धीरे 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 हमारी हेल्थ डाउन होती है। हमारी 45 एज के बाद न्यू ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो भी पुरानी एनर्जी है वो धीरे धीरे वो एनर्जी कम होते जाती है और कोई ना कोई डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है। एनी स्टेग्नेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी क्रिएट्स द डिजीज इफेक्ट। कहीं पे भी बॉडी का स्टेग्नेशन नहीं चाहिए, इसलिए जो रामदेव बाबा कहते हैं योगा करो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, भाई देयर शुड बी नो स्टेग्नेशन ऑफ द एनर्जी। कहीं पे भी नाड़ियों में, सेल्स में एनर्जी अटकनी नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं चाहिए। समझ में? अभी सपोज ये उंगली है, मैंने उसको बीच में कहीं दबा दिया,